मैं हूँ डॉक्टर पद्मा थरपारकर से। मैं आपको आज प्रेगनेंसी के 7 माह और 8 माह के बारे में 7वें और 8वें माह के बारे में बताती हूँ। और छोटी छोटी बातें हैं, समझने की होती है। और आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और आप कमेंट्स भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आप जो क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो तो पूछना, बेशक आपको ट्रीटमेंट भी बताई जाएगी और आपको जो भी चीज़ें हैं आपको बताई जाएगी, बिल्कुल। तो बात ये है कि 7वां महीना या 8वां महीना दोनों है। 7वें महीने में क्या होता है कि हम लोग 7वां महीना जो कहते हैं हम वीक्स के हिसाब से है, हम जो मेडिकल डॉक्टरी के हिसाब से हफ्ते होते हैं। तो लोग जो क्या होते हैं महीना सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम कहते हैं 7वां महीना जैसे कि 26 वीक्स, 27 वीक्स, 28 वीक्स, यानी 28वें हफ्ते तक 7वां महीना होता है। जब 28 हफ्ता 28 वीक्स खत्म हो जाते हैं फिर जो है 8 मंथ्स स्टार्ट होता है। वैसे प्रेगनेंसी का पूरे जो हफ्ते होते हैं वो 40 हफ्ते होते हैं, 40 या 42, 42, 40 से लेकर 42 तक। अगर 38 से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो हम कहते हैं वक्त से पहले हुई। तो जो है कम से कम जो होनी चाहिए 37, 38 में होनी चाहिए। अगर 40 वीक्स भी हो गए तो भी कोई बात नहीं है। तो 7वें 8वें महीने में जो है बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो है माँ को जो है ज़रूरियात खाने पीने की बढ़ जाती है और पीने की भी बढ़ जाती है। तो माँ को चाहिए जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो वो जो है अपना वज़न बच्चे का बढ़ता है तो उस हिसाब से माँ को खाना भी मज़ीद खाना चाहिए। जैसे दिन में 3 मरतबा खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो जो प्रेगनेंसी में खाना चाहिए वो 2 एक्स्ट्रा डाइट लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा डाइट मतलब जो बीच में 2 डाइट्स और लेनी चाहिए। जैसे सुबह का नाश्ता आप कर रहे हो, पराठा है, दही के साथ खा रहे हो या ऑमलेट खा रहे हो पराठा, तो दोपहर में जो खाना खाते हो आप सलाद भी लो, दही भी लो और सब्जियां भी लो और रोटी भी लो। इन दोनों के बीच वाला जो 11, 11:30 का टाइम है, जैसे नाश्ता और दोपहर का खाना, इसके बीच में भी कुछ थोड़ा फ्रूट खा लिया करो या जूस पी लिया करो या लस्सी पी लिया करो। तो ये बीच में भी थोड़ा थोड़ा आपको खाना चाहिए। और फिर जब दोपहर का खाना आप खाते हो तो उसके बाद जो है थोड़ा चहलकदमी करो, थोड़ा चलो, वॉक करो। वॉक करने से क्या होगा, खाना जो है आपका हजम होगा। हजम खाना होने से हाजमा आपका सही होगा। फिर आप आराम करें, 2 घंटे आराम करें। फिर शाम में जो है 6, 6:30 बजे तक जो है आपको फिर बीच में कुछ न कुछ लेना चाहिए। जैसे सलाद ले सकते हैं आप, दही ले सकते हैं या आप नींबू का शरबत बना के पी सकते हैं। तो मतलब कुछ भी चीज़ आपको खाने में जो है, आप जो है ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। खजूर जो है, खजी, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें किशमिश है वो ले सकते हैं। तो इस चीज़ों में बादाम है 4-6, वो ले सकते हैं। और उसके बाद जो है रात रात में भी आपको खाना जो है अच्छे से पेट भर के खाना चाहिए। और उसके बाद आप खाना खाने के बाद फिर आपको जो है वॉक करनी चाहिए, आधा घंटा वॉक करनी चाहिए। आधा घंटा वॉक में क्या होगा, एक तो बच्चे की जो पोजीशन होती है, जो बच्चा पेट में अगर उल्टा भी होता है तो वो चलने फिरने से बच्चा घूम जाता है, अपनी पोजीशन में आ जाता है। और फिर रात को सोते वक्त, सोने से थोड़ा पहले आप दूध लें, 1 गिलास दूध आपको ज़रूर पीना है। उसमें कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, तो वो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। और विटामिन सी जो होता है, सिट्रस फ्रूट, वो जो है खाना खाने के बाद वो हाजमा होता है। तो विटामिन सी जो है ऑरेंज में होता है। हरी मिर्च है, जो हम कभी कभी हरी मिर्च भी जो है फ्राई करके वो भी खाने के साथ खाते हैं तो उसमें विटामिन सी है। टमाटर में विटामिन सी है, सलाद में टमाटर यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, नींबू यूज़ कर सकते हैं। खाने में ऑरेंज खा सकते हैं, कीनू खा सकते हैं, तो उसमें मौसमी है जैसे। और इसमें जो है आपको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी ऐसा होता है खाने खाने के बाद हाजमा अच्छे से करता है। और जो आपको डॉक्टर को तबीयत आप दिखाते हैं तो आपको कुछ आयरन और कैल्शियम की गोलियां देती है। तो आयरन की गोली भी आपको रोज़ाना एक टाइम लेनी होती है, क्योंकि वो आपकी हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो वो उसको मेंटेन रखती है।
हीमोग्लोबिन मेंटेन रखती है, ताकि आपका खून जो है हीमोग्लोबिन है वो अच्छा रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर खून की कमी होगी तो आपको दुश्वारियां पेश आ सकती है, प्रेगनेंसी में भी आ सकती हैं और आपकी डिलीवरी के दौरान भी आ सकती है। तो इसलिए आपका हीमोग्लोबिन का अच्छा रहना, खून का बढ़ना आपके लिए अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि बच्चे की आप मूवमेंट, जैसे बच्चा पेट में हरकत करता है तो आप बिल्कुल अच्छे से महसूस कर सकती हैं कि बच्चा दिन में 4 बार 5 बार या 3 बार अच्छे से जो है चलता फिरता है पेट में या नहीं। अगर आपको लगे कि बच्चे की महसूस नहीं हो रहा, कभी कभी बच्चा पेट के अंदर भी सो जाता है, रेस्ट में होता है, तो कभी कभी कम भी होती है, तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि पूरे दिन में एक बार भी नहीं बच्चे की मूवमेंट हुई है, हरकत नहीं हुई है, तो आपको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो कि बच्चा सही है या नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि शुरू शुरू में जो बच्चा होता है वो पाँव के बल होता है, जिसको हम अपनी बोली में कहते हैं उल्टा बच्चा। तो अक्सर औरतें जो है परेशान हो जाती हैं कि हमारा उल्टा बच्चा है, वो बार बार अल्ट्रासाउंड करवाती रहती है। तो ऐसा नहीं है, शुरू शुरू में उल्टा होता है, जैसे ही डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो बच्चा खुद ब खुद सीधा हो जाता है, सर के बल हो जाता है। तो आप परेशान ना हो। आपको अगर अल्ट्रासाउंड सीधे बच्चे के लिए करवाना भी है तो आप 36 हफ्ते में कराएं। 36 हफ्ते में जो है उसके बाद जो है बच्चा उसी पोजीशन में रहता है, फिर जो है बच्चे की पोजीशन यानी चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है, फिर उसी पोजीशन में होता है, उसके सर के बल हो जाता है। खुदा ना खास्ता किसी को एक को उल्टा हो तो फिर जो डॉक्टर बोले उसी हिसाब से डिलीवरी का होगा कि भाई ऑपरेशन होगा या नॉर्मल होगा, तो वो चेकअप के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। और रूटीन में आपको जो है खून की टेस्टें करवानी चाहिए, जैसे सीबीसी है, उसमें हीमोग्लोबिन देखते हैं खून कितना है, और प्लेटिलेट्स देखते हैं, तो उसमें भी देखते हैं कि भाई जो सफ़ेद खून हम कहते हैं, खून का अच्छा जुज़ा जिसको कहते हैं, तो वो कम नहीं होने चाहिए। अगर प्लेटिलेट कम होते हैं तो ये खुदशा होता है कि डिलीवरी में ज़्यादा खून बह ना जाए, ब्लीडिंग ना हो जाए, तो इसलिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। और दूसरा हम कराते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हम इसलिए करवाते हैं कि ये एक वायरस है, इन्फेक्शन है, वो किसी को हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कोई इंस्ट्रूमेंट या डिलीवरी में यूज़ होता है या कोई चीज़ें जो यूज़ होती हैं, तो फिर हम हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी वालों को उसके अलग होते हैं, ताकि एक से दूसरे पेशेंट को लग न जाए वो इन्फेक्शन। फिर हम शुगर करवाते हैं। शुगर इसलिए करवाते हैं कि प्रेगनेंसी में किसी किसी को शुगर बढ़ जाती है, तो ऐसा ना हो कि शुगर बढ़ जाए। अगर शुगर बढ़ गई तो फिर भी मसला हो सकता है बच्चे को और माँ दोनों को। और दूसरी बात ब्लड ग्रुप है खास। ब्लड ग्रुप हम इसलिए करवाते हैं, हम देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो भी देखते हैं, अच्छी बात है। अगर नेगेटिव है तो फिर हमें जो है उसका ब्लड का बंदोबस्त अरेंजमेंट को करवाना चाहिए डिलीवरी से पहले, क्योंकि एंड टाइम पे कोई पता नहीं, नेगेटिव ग्रुप बहुत मुश्किल से मिलता है, मिले या ना मिले। और दूसरी बात यह है कि जब डिलीवरी होती है तो हम बच्चे का भी उसी वक्त ब्लड ग्रुप करवाते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उसका। अगर माँ से सेम एक ही हुआ नेगेटिव तो अच्छी बात है। अगर बच्चा पॉजिटिव है, माँ पहले से नेगेटिव है, तो फिर उसको हम इंजेक्शन उस वक्त माँ को लगाते हैं, RH एंटीजन, RH ओ गैम, RH हो गैम इंजेक्शन का नाम है एंटीडी। तो वो जो हम लगाते हैं वो डिलीवरी के बाद लगाते हैं, 24 घंटों के अंदर लगाते हैं, ताकि 24 घंटे में तो फिर वो है कि उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो बच्चे को मैच नहीं होगा, तो उसमें जो दूसरी डिलीवरी होगी, दूसरा बच्चा होगा, वो सही सलामत होगा। तो फिलहाल मैं आपको यही बात बता रही हूँ। शुक्रिया, आप ज़रूर वीडियो देखें और आपको कुछ ना कुछ सही करें और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।